तो अब केरल की बात करते हैं, जहां पर 2 महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया है और इस हत्याकांड में बलि देने की बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस कमिश्नर ने एनडीटीवी से यहाँ पर कहा है, कोच्चि के पुलिस कमिश्नर ने, कि ये जो मामला है इसमें बलि देने की बात सामने आई है और जो आरोपी दंपत्ति है उन्होंने उन महिलाओं का मांस भी खाया। दरअसल रोहित, ये काले जादू से जुड़ी बात इसमें सामने आ रही है। इमेजिन करो, एक दिन तुम्हारी माँ अचानक से गायब हो जाती है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और उसके कुछ दिन बाद पता चलता है तुम्हारी माँ का मर्डर सच काले जादू के नाम पे कर दिया गया है। तो आज का ये केस उतना ज़्यादा खौफनाक है कि काले जादू के नाम पे इतनी बिनौनी वारदात को अंजाम दी गई है, जिसे सुनने के बाद शायद आपकी सोच में पड़ जाओगे। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरुआत करते हैं और पूरे केस को डिटेल में समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है चेन्नई से। एक सिल्वराज नाम का लड़का, जो कि अपने घर से 2 बैसर जॉब करता था, वो डेली अपनी माँ को कॉल करता था। लेकिन एक दिन जब वो अपनी माँ को कॉल करता है तो उसकी माँ कॉल नहीं उठाती है। तब उसे लगता है कि शायद माँ के पिता नींद पीछी होगी, लेकिन फिर कुछ देर बाद फिर से वो कॉल ट्राई करता है, लेकिन इस बार उसकी माँ का कॉल स्विच ऑफ आता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि सिल्वराज की माँ कभी ऐसे कॉल नहीं उठाती थी या फिर अपने काम से फ्री होकर उसे फॉल बैक नहीं करती थी। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा थी, सिल्वराज की टेंशन बढ़ते जा रही थी। आखिर माँ कॉल क्यों नहीं उठा रही? सिल्वराज टेंशन में आकर अपनी आंटी को कॉल करता है, जो कि उसके घर के बगल में ही बैठी थी। और सिल्वराज अपनी आंटी से बोलता है कि प्लीज के एक बार मेरे घर के जाके चेक कर लो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और माँ कॉल नहीं उठा रही। तब वो सिल्वराज के घर पे जाती है तो देखती है कि उसके घर पे कोई नहीं है और बिल्कुल खाली है, उसकी माँ कहीं नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अचानक से उसकी माँ कहाँ गायब हो गई। इस मिसिंग मिस्ट्री से शुरू हुआ एक ऐसा केस जो आगे चल के इंडिया का सबसे मन सेटिस्फाइंग केस बना। अब काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद सिल्वराज की माँ का पता नहीं चला तो उसके फैमिली ने पुलिस में जाकर कंप्लेन लिखवाई। उस टाइम सिल्वराज की चेन्नई में नई नई जॉब लगी थी और उसे जॉब करके 6 से 7 महीने हुए थे। लेकिन सिल्वराज को जैसे पता चला कि उसकी माँ अचानक से गायब हो रही है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस अपने घर आ जाता है। पुलिस ने भी इस केस की गंभीरता को देखते हुए सीरियसली लिया और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। सबसे पहले पुलिस ने पहले करवाई कि आखिर सिल्वराज की माँ का लास्ट फॉल किससे बात हुआ था। तब एक नाम सामने आया और वो नाम था मोहम्मद सैफी। मोहम्मद सैफी वही देख एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। अब पुलिस बिना देरी किए हुए सैफी के रेस्टोरेंट पे पहुंचती है और जैसे ही पुलिस उसके रेस्टोरेंट पे पहुंचती है तो सैफी पुलिस की गाड़ी दूर से ही देखकर घबरा जाता है और भागने लगता है। अब उसकी ये सब हरकत देख के पुलिस को शक हो जाता है कि आखिर वो न हो ये सब के पीछे इसका कोई तो हाथ है। अब सैफी को भागता देखकर पुलिस भी उसके पीछे भागने लगती है और थोड़े भाग दौड़ के बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब पुलिस से कुछ पूछने से पहले ही सैफी ने कुछ ऐसी बात बताई पुलिस को जिससे सब लोग हैरान हो गए। उसने बोला कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 2 लोग और थे। पुलिस तो सिर्फ पर एक खोए हुए इंसान के बारे में पूछताछ करने गई, लेकिन सैफी की ये सब बातें सुनकर पुलिस को इतना तो क्लियर हो गया कि ये केस मिसिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे की सच्चाई कुछ और। अब यहीं से धीरे धीरे सारे राज सामने आने लगे, जो कि बाद में चलकर केरला का सबसे खौफनाक केस बना, जिसमें 2 मासूम लोगों की जान ले ली गई, वो भी अंधविश्वास और काले जादू के नाम पर। इस कहानी की शुरुआत होती है भागवत सिंह और लैला सेन, जो कि प्रोफेशन से एक आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर। ये दोनों की लाइफ बात से देखने पे काफी नॉर्मल लगता था। सोसाइटी के लोग को लगता था कि ये दोनों काफी सिंपल सी जिंदगी जीने वाले शांत लोग हैं, लेकिन भागवत सिंह के घर के कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। अब पैसे की दिक्कत की वजह से जीवन में धीरे धीरे टेंशन बढ़ते जा रही थी और वो लोग धीरे धीरे अलग अलग तरीके से पैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भागवत सिंह और लैला को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। अब यदि उस स्ट्रगल के बीच में भागवत सिंह के पेशू पर एक नई दोस्त बने जिसका नाम था श्रीदेवी, लेकिन भागवत सिंह को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि दोस्ती आगे चलकर उनकी लाइफ को एक बहुत ही डार्क डायरेक्शन में ले जाने वाली है। भागवत सिंह और श्रीदेवी की ऑनलाइन दोस्ती धीरे धीरे काफी ज्यादा गहरी होती चली गई। ये दोनों 2 साल तक लगातार एक दूसरे से बात करते रहे।
इन 2 सालों में भागवत सिंह अपनी हर एक परेशानी श्रीदेवी को बताते थे। उनके लिए श्रीदेवी एक भरोसेमंद दोस्त बन चुकी थी। भागवत सिंह अक्सर श्रीदेवी को बताते थे कि उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। फिर श्रीदेवी ने बताया कि कुछ टाइम पहले मेरे घर में भी कुछ ऐसे ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर इसके लाइफ में एक ऐसा इंसान आया जो कि सब कुछ ठीक कर दिया। फिर भागवत सिंह भी श्रीदेवी से पूछते हैं कि क्या वो इंसान मेरी भी मदद कर सकता है। सब श्रीदेवी कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। सिर्फ कुछ दिन बाद भागवत सिंह के घर में एक व्यक्ति आता है, जिसने आते ही बोला कि कुछ श्रीदेवी ने भेजा है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं मोहम्मद सैफी का। और फिर भागवत सिंह, उसकी वाइफ लीला और मोहम्मद सैफी, ये तीनों के बीच में काफ़ी देर तक बातचीत होती है और सैफी ने उनकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुना। और ये सारी बातें सुनने के बाद सैफी ने भागवत सिंह और लैला से कुछ ऐसी बातें करी जिससे वो दोनों और ज़्यादा हैरान रह गए। सैफी ने उनको बताया कि उसके घर में किसी ने काला जादू करवाया है, जिसके वजह से उनके घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। अब ये सारी बातें सुनकर भागवत सिंह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सैफी से पूछने लगते हैं क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तब मोहम्मद सैफी ने भागवत सिंह और लैला को बताया कि अगर तुम्हारे लाइफ में चल रहे प्रॉब्लम और काले जादू को तोड़ना है तो तुम्हें एक स्पेशल रिचुअल करना पड़ेगा, और यहीं से सारी खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है। और सैफी ने कहा कि इस रिचुअल के बिना उसकी प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। इस रिचुअल के एक पार्ट में लैला को सैफी के साथ फिजिकल संबंध बनाने होंगे, मतलब लैला को सैफी के साथ सोना पड़ेगा। और ये सारी बातें उसने भागवत सिंह और लैला के सामने बोला। और सैफी ने ये भी कहा कि जहाँ वो दोनों संबंध बनाएंगे वहाँ पर भागवत सिंह को ईद बहना पड़ेगा और ये सब चीज देखना पड़ेगा। कितनी हैरानी की बात है कि ये दोनों एक पढ़े लिखे डॉक्टर होने के बावजूद भी किसी बातों में आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान पे फाइनेंशियल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो ना चाहते हुए भी उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मोहम्मद सैफी एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाने वाला आम आदमी था, लेकिन उसने भागवत सिंह और लैला को अपने जाल में फंसा लिया और उनके मजबूरी का फायदा उठाया। लेकिन अब सैफी का अगला प्लान और भी ज़्यादा डेंजरस होने वाला था, क्योंकि सैफी ने कहा कि बस इस रिचुअल से काम नहीं चलेगा, अब उन्हें एक इंसान की बलि देनी पड़ेगी। और सैफी ने भागवत सिंह से कहा कि अगर वो किसी इंसान को नहीं ढूंढ पाए बलि देने के लिए, तब सैफी कुछ किसी इंसान को अरेंज कर लेगा, लेकिन इसके बदले में वो कुछ थोड़े से फीस लेगा। अब हैरानी की बात यह थी कि भागवत सिंह और लैला उसके उस बात के लिए भी मान जाते हैं। अब सैफी को बस एक इंसान की जरूरत थी जिसे वो अपनी बातों में फंसा सके। सैफी एक रेस्टोरेंट चलाता था जिससे वो काफी सारे लोगों को जानता था, खास करके वो कुछ ऐसी औरतों को जानता था जो लॉटरी टिकट बेचने का काम करती थी। उन औरतों में से एक औरत का नाम था तौसली, जिसे सैफी में अपना टारगेट बनाने का सोच लिया था। और वो रोशनी के पास जाता है, उसे एक ऑफर देता है, उसे कहता है कि मैं एक एडल्ट वीडियो शूट करने वाला हूँ जिसमें उसे एक एक्ट्रेस की ज़रूरत है। सैफी ने उसे कहा कि सिर्फ वो एक सीन में काम करे तो उसे 1 लाख रुपये ले सकते हैं। अब जरा सोचो, एक औरत जो पूरे दिन में मुश्किल से 700 से 800 रुपया कमाती है और कभी कभी तो पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी वो इतना रुपया नहीं कमा पाती, ऐसे में सिर्फ किसी को एक काम करने के इतने सारे पैसे दिए जाए तो उसका जवाब क्या होगा। रोशनी ने भी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया और उसकी बातों में आ गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिर वो किस दलदल में फंसने वाली है और इसका अंत क्या होगा। सैफी रोशनी को लेकर उनके घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद उसे एक कमरे में ले जाया जाता है और फिर उसे बेड से बांध दिया जाता है। स्टार्टिंग में तो रोशनी को लगता है कि शायद ये सब वीडियो शूट का पार्ट है, कुछ देर में कैमरा स्टार्ट होगा और वीडियो शूटिंग चालू होगा। लेकिन उसी वक्त सैफी रूम के कोने में खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़ रहा था। अब ये सब देखकर रोशनी को कुछ ठीक नहीं लगता है, उसे लगता है कि शायद यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तब वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से उस रूम में लैला आ जाती है जिसके हाथ में एक चाकू था और उसने आते ही चाकू से रोशनी का गला रेत कर उसे बेरहमी से मार देती है।
अब ये सब इतना जल्दी होता है कि रोसलिन को कुछ सोचने समझने तक का मौका नहीं मिलता है। लेकिन अब ये सब यहीं खत्म नहीं होता है। उसे मारने के बाद उन तीनों लोगों ने उसके टुकड़े टुकड़े किए और फिर उसे पकाकर खाया, मतलब उसका मीट बनाकर खाया। बस काले जादू के नाम पर इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दी जा रही थी, वो भी दो पढ़े लिखे डॉक्टरों के घर में। जहां हमारे समाज में डॉक्टरों को दूसरा भगवान बोला जाता है, वहां हम सोच भी नहीं सकते कि दो पढ़े लिखे डॉक्टरों ने मिलकर ऐसे घिनौने काम को अंजाम दिया था। अब रोसलिन को मारने के बाद और उसे पका के खाने के बाद उसका बॉडी पार्ट जो बचता है उसे पैक कर कर वहीं भागवत सिंह के बैकयार्ड में दफना दिया जाता है। लेकिन ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है। अब भागवत सिंह और लैला को लग रहा था कि उनके लाइफ में अब सब कुछ बदल जाएगा, उनके लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम थे वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद भी उनके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होता है। अब भागवत सिंह और लैला ने सैफी से कहा कि हमने इतने बड़े रिचुअल को किया लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ, इससे हमारे लाइफ में कुछ नहीं बदला। तब सैफी उनसे कहता है कि ये जो तुम्हारे घर के ऊपर काला जादू किया गया है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उस काले जादू को तोड़ने के लिए सिर्फ एक बलि देने से काम नहीं चलेगा। इस बार भी सैफी भागवत सिंह से पैसे लेता है और उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो एक और इंसान को जरूर ढूंढ के लाएगा और पैसा मिलते ही वो फिर से एक और इंसान ढूंढने की अपने नेक्स्ट टारगेट को ढूंढने के तलाश में लग जाता है। अब सैफी फिर से उसी जगह पर जाता है जहाँ पे लॉटरी बेचने वाली औरतें काम करती थी। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जिनका नाम था पद्मा। सैफी पद्मा के पास जाता है और उन्हें वही ऑफर देता है जो उसने रोसलिन को दिया था, अडल्ट वीडियो की शूट बदले में ढेर सारे पैसे। अब रोसलिन की तरह पद्मम भी इस बात के लिए मान जाती है और हाँ कर देती है। तब सैफी पद्मम को लेकर भागवत सिंह और लैला के घर पे पहुंचता है जहां फिर से एक बार रिचुअल की तैयारी हो रही थी। इस रिचुअल की एंड भी इतनी ही खतरनाक होने वाली थी जितनी पहले हुई थी। पद्मम पे भी चाकू से अटैक किया गया। सबसे पहले चाकू से उनकी गर्दन रेती गई और यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट को भी चाकू से बार किया गया और इसके बाद पद्मम के प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकालकर भागवत सिंह के पूरे घर में छिड़का गया। अब ये सब कुछ एक नॉर्मल से दिखने वाले घर में हो रही थी और सबसे हैरानी की बात तो ये है ये सब एक पढ़े लिखे डॉक्टर के घर में हो रही थी। लेकिन अगल बगल वालों को कानों कान खबर तक नहीं थी कि आखिर इस घर के अंदर चल क्या रहा है। पद्मम को मारने के बाद उसकी बॉडी को भी वहीं दफना दी जाती है जहां पे पहले विक्टिम रोसलिन की बॉडी को दफनाया गया था। ये सब की शुरुआत तो सलवराज की मां पद्मम के मिसिंग केस से हुई थी, लेकिन इसका अंत इतना ज्यादा डरावना होने वाला था किसी को खबर तक नहीं थी। अब भागवत सिंह, लैला और मोहम्मद सैफी इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। भागवत सिंह और लैला जो कि नॉर्मल कपल लगते थे, वो दोनों सोसाइटी में रहते थे और लोगों से बातचीत करते थे और एक नॉर्मल सी जिंदगी जीते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन उनके घर में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, ये किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। जब ऐसी ऐसी केस हमारे सामने आती है तब हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमें किस पे भरोसा करना चाहिए और किस पे नहीं। हमारे आसपास कितने सारे लोग रहते हैं, कितने सारे घर हैं, लेकिन हमें पता नहीं किस घर में क्या चल रहा है, कौन इंसान क्या सोच रहा है। जब ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं तो हमें इससे सीख लेना चाहिए और किसी पर भी आसानी से भरोसा करने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए। तो इस पूरी केस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही केस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं हम एक नए वीडियो में।